दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि यार आज मन नहीं लग रहा, आज मन बहुत उदास है, मुझे उससे मिलना अच्छा नहीं लगता, वगैरह वगैरह। तो आखिर ये मन होता क्या है? मेमोरी कैसे काम करती है? इमोशंस कहाँ से आते हैं? एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स का लगाव कितना ज़रूरी है? कई बार ऐसे सवाल हमारे अंदर चलते हैं, तो ये बुक आपके इन सवालों का जवाब देगी। आप जानेंगे कि हमारे एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पर कैसे असर डालते हैं। आप जानेंगे कि एक छोटा बच्चा कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखता है। आप सीखेंगे कि आपके बच्चे के साथ आपका रिश्ता उसके ब्रेन डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन और उसके दिमाग पर क्या असर करता है। हमारा माइंड एक कमाल की मशीन है। यह खुद को दुनिया के हिसाब से ढाल भी सकता है और खुद को नया भी बना सकता है। आपके पास अपने लिए और अपनों के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने की पावर है। ये बुक आपको सिखाएगी कि ये करना कैसे है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विंसेंट बुक और आप सुन रहे हैं VFM। दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी का नाम है द डेवलपिंग माइंड बाय डैनियल सीगल। दोस्तों, इस समरी के पहले चैप्टर की बात करें, माइंड, ब्रेन एंड रिलेशनशिप, द इंटरपर्सनल न्यूरोबायोलॉजी पर्सपेक्टिव। तो पहले ये समझते हैं कि माइंड आखिर है क्या। क्या ये हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है? क्या ये हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है? नहीं, ये इससे भी कहीं ज़्यादा है। माइंड सिर्फ बायोलॉजी से नहीं बल्कि उन रिश्तों से भी जुड़ा हुआ है जो हमारा दूसरे लोगों के साथ होता है। एक बच्चे के ब्रेन स्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा असर उसके पेरेंट्स का होता है। अगर पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग और प्यार करने वाले होंगे तो ब्रेन के जो हिस्से स्ट्रेस, चिंता और इमोशंस के लिए जिम्मेदार होते हैं वो पूरी तरह और अच्छे से डेवलप होने लगते हैं। जिस बच्चे को अक्सर रोने के लिए छोड़ दिया जाता है उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है। डैन सीगल इंटरडिसिप्लिन को बढ़ावा देते हैं। उनका मानना है कि माइंड यानी मन को समझने के लिए सिर्फ न्यूरोबायोलॉजी को नहीं देखना चाहिए, हमारा दूसरों के साथ कैसा रिश्ता है ये भी बहुत मायने रखता है, इसलिए उसे भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को शेप देते हैं। इसे इंटरपर्सनल न्यूरोबायोलॉजी या IPN भी कहते हैं। इस थ्योरी का कहना है कि ह्यूमन कनेक्शन शेप न्यूरल कनेक्शंस, यानी दूसरों के साथ हमारे जैसे रिश्ते होते हैं वो हमारे न्यूरॉन्स और ब्रेन को वैसा ही शेप देने लगते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो लाइफ में हमारे जो एक्सपीरियंस है वो हमारे इमोशंस, मेमोरी और ब्रेन डेवलपमेंट में गहरा असर डालते हैं। एक नई तरह की स्टडी जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, उसका कहना है कि हमारा ब्रेन जिंदगी भर बदलता रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आइए अल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका कॉर्पस कोलोसम या उनके ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के बीच जो लिंक था वो नॉर्मल साइज से बड़ा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या अल्बर्ट इसके साथ पैदा हुए थे? क्या ये उनके जीनियस होने का कारण था या बार बार यूज करने के कारण उनका कॉर्पस क्लेनियस डेवलप हुआ था? साइंटिस्ट का कहना है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन चीज़ों में बहुत दिमाग लगाते थे, जिस वजह से उनके न्यूरॉन्स ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा कनेक्टेड हो गए थे। इसी का मतलब होता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी, एक छोटे बच्चे के पेरेंट्स ही उसके ब्रेन के कई हिस्सों को शेप देते हैं, जैसे एमिगडाला, हिपोकैम्पस और इंटीरियर सिंगुलेट। लेकिन बड़े होने के बाद भी हमारे एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप की वजह से हमारा माइंड हमेशा डेवलप होता रहता है। डॉक्टर सीगल के अनुसार हमारा माइंड 3 चीज़ों से बनता है। पहला है वो माइंड जो हमारे आसपास के लोगों और दुनिया के साथ शेयर की गई इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। दूसरा है वो हिस्सा जो एक सिस्टम या डिवाइस की तरह काम करता है। और तीसरा है रिलेशनशिप, जिसका हम पर गहरा असर होता है। ये तीनों पहलू मिलकर माइंड को बनाते हैं। आगे बात करते हैं मेमोरी की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेमोरी के बारे में जानते हैं। तो ये मेमोरी कैसे काम करती है? क्या हमारे ब्रेन में एक कैबिनेट है जिसमें हम मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं? मेमोरी के बारे में कुछ गलत फहमियाँ फैली हुई है।
जैसे कि हम जानते हैं कि मेमोरी कहाँ से आती है। दूसरा ये कि हम जब भी याद करते हैं तो मेमोरी हमेशा एक जैसी बिल्कुल सेम रहती है। लेकिन असल में क्या ये सच है? आइए जानते हैं। हमारे ब्रेन में कोई कैबिनेट नहीं है। हमारी मेमोरी न्यूरॉन्स के नेटवर्क से आती है। किसी भी घटना से जुड़ी बात से हम उस मेमोरी को याद रखते हैं। जब एक न्यूरॉन्स एक्टिव होता है तो उससे जुड़े बाकी सारे न्यूरॉन्स भी एक्टिव हो जाते हैं। मेमोरी एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में जाते हैं तो उस पार्टी की आपकी मेमोरी आपके दोस्त से अलग होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके खुद के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि वो घटना आपके ब्रेन में किस तरह की याद बनकर बैठती है। आपके दोस्त का एक्सपीरियंस अलग होगा, इसलिए वो पार्टी उसके लिए एक अलग मेमोरी बन जाएगी। हम हमेशा नहीं जानते कि एक मेमोरी कहाँ से आती है। इसे इम्प्लिसिट मेमोरी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक माँ ने अपने बच्चे को एक नया खिलौना दिया। उस खिलौने से बड़ी, अलग और अजीब सी आवाज़ निकलती थी। बच्चे को ये आवाज़ डरावनी लगी। अब वो बच्चा जब उस आवाज़ को सुनता है रोने लगता है। बड़े होने के बाद भी जब वो उस खिलौने को देखता है तो परेशान और अपसेट हो जाता है। उसे याद नहीं होगा कि उसे वो खिलौना क्यों पसंद नहीं है, लेकिन उस अजीब से शोर का एक्सपीरियंस उसके माइंड में बैठ चुका है। जब भी हम किसी बीती हुई बात को याद करते हैं तो वो मेमोरी सेम नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जो प्रेजेंट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो अलग न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है। जैसे आपको याद है कि आप उस पार्टी में गए थे, लेकिन जब आप उसे याद कर रहे हैं तब आप किस सिचुएशन में हैं उसका असर उस पार्टी की मेमोरी पर होता है। एग्जाम्पल के लिए, आप पेरिस में एफिल टावर देखने गए। आपका ब्रेन इसकी एक इमेज बना लेता है। पहला स्टेज है जिसे इनकोडिंग कहते हैं। न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क उस इमेज के साथ कनेक्शन जोड़ लेता है। ये सेकंड स्टेज है जो है मेमोरी स्टोरेज। न्यूरॉन्स के उस नेटवर्क का फिर से एक्टिवेट हो जाना थर्ड स्टेज है जिसे रीट्रैवल कहते हैं। जब भी आप एफिल टावर के बारे में सोचेंगे तो आप ब्रेन में बनने वाली उस इमेज को देखेंगे। आपको उस घटना से जुड़े दूसरे एक्सपीरियंस भी याद आएंगे जो आपने उस ट्रिप में महसूस किए थे। कहा जाता है कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर एट वंस टाइम विल टेंड टू फायर टुगेदर इन द फ्यूचर। यानी जब किसी घटना से न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क जुड़ जाता है तो उसे दोबारा याद करने पर वही नेटवर्क फिर एक्टिवेट हो जाता है। इस तरह आपको सिर्फ आईफिल टावर ही नहीं बल्कि उस दिन का मौसम, आसपास के टूरिस्ट सब याद आ जाते हैं। इसे कनेक्शन या एसोसिएशन कहते हैं। इसे इस तरह समझ भी सकते हैं। आईफिल टावर की विजुअल इमेज देखकर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। उसी वक्त उस न्यूरॉन से जुड़े हुए न्यूरॉन्स आपको ब्रेन में EIFFELTOWER आईफिल टावर की स्पेलिंग बनाने लगे। मान लीजिए कि जब आप आईफिल टावर के ऊपर गए तब आपको भूख लग रही थी और आप अपने दोस्तों या परिवार के लिए वेट कर रहे थे। अब जब भी आप आईफिल टावर को याद करेंगे तब आपको भूख लगने का भी एहसास होगा। आइए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि जब आप उस पर सर उठाकर देख रहे थे आईफिल टावर को, तब एक कुत्ते ने आपके राइट पैर को काट लिया। अब उस मेमोरी के साथ दर्द और डर भी अटैच हो जाते हैं। जब आप आईफिल टावर को याद करेंगे आपको कुत्ते के काटने की याद आएगी, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस उस न्यूरॉन्स के नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। अगला चैप्टर है अटैचमेंट। नेचर ने इंसानों को ऐसा बनाया है कि जो भी उनकी देखभाल करता है उसे उस इंसान से लगाव हो जाता है। एक बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ कैसा रिश्ता है उसका सीधा असर उस बच्चे की मेमोरी और इमोशनल हेल्थ पर पड़ता है। ये हमारे माइंड के काम करने का तरीका है। माँ बाप के करीब होना बच्चे को सेफ महसूस कराता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स बच्चे की ज़रूरतों को समझकर उसे पूरा करें। अगर बच्चे को डर, चिंता या अकेलापन महसूस हो रहा है तो पेरेंट्स का प्यार और अटेंशन बच्चे को इमोशनली हेल्दी बनाता है। यहाँ तक कि बड़ों को भी कभी कभी इस अटैचमेंट की ज़रूरत महसूस होती है। वो ये अटैचमेंट किसी न किसी से ढूंढने लगते हैं। ये शख्स कोई भी हो सकता है, जैसे पेरेंट्स, कोई करीबी दोस्त या रोमांटिक पार्टनर। ये अटैचमेंट बड़ों के साथ ताकत और आराम का सोर्स बन जाते हैं।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि बड़े अपनी मर्जी से उस इंसान को चुन सकते हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए उसके अटैचमेंट फिगर सिर्फ उसके पेरेंट्स होते हैं। लंदन में साइकोलॉजिस्ट द्वारा एक अटैचमेंट स्टडी किया गया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था स्ट्रेंज सिचुएशन। ये एक्सपेरिमेंट बच्चे और माँ की जोड़ियों के साथ किया गया था, जो करीबन 20 मिनट तक चला। इस 20 मिनट को 4 सिचुएशन में डिवाइड किया गया। पहले, माँ को बच्चे के साथ एक रूम में रहना था। दूसरा, उस रूम में एक अजनबी को भेजा गया। तीसरा, माँ बच्चे को अजनबी के साथ अकेला छोड़कर रूम से बाहर चली गई। और चौथा, आखिरी 3 मिनट बच्चे को रूम में अकेला छोड़ दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट से काफ़ी दिलचस्प बातें सामने आई। एक बच्चा जो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच होता है, वो तुरंत इस बात पर ध्यान देगा कि उसकी माँ रूम से बाहर चली गई है। ऐसे बच्चे को सिक्योरली अटैच्ड कहते हैं। वो अपनी फीलिंग रोक कर जताएगा, लेकिन माँ के वापस आते ही वो बड़ी आसानी से शांत भी हो जाता है। माँ से गले लगने के बाद बच्चा वापस खेलने में मस्त हो जाता है। अब जो बच्चे ज़्यादा अटैच नहीं होते, उनका रिएक्शन अलग होता है। इन बच्चों को अवॉइडेंट या रेसिस्टेंट कहते हैं। ऐसे में माँ के चले जाने से बच्चा उसे अनदेखा करता है और वो रोता नहीं, वो अपने खिलौने से खेलता रहता है। माँ के वापस आने के बाद भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी माँ से गले लगने की कोशिश भी नहीं करता। ना वो गुस्सा होता है और ना ही दुखी। ऐसा तब होता है जब माँ बाप अपने बच्चों का रोना सुनकर या उसकी ज़रूरतों को समझने की बजाय उसे अनदेखा करते हैं और उसे वो प्यार और दुलार नहीं देते जिसकी उसे ज़रूरत होती है। रेसिस्टेंट बच्चे इस तरह के अजीब से माहौल के कारण शुरू से ही स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो रूम में खिलौनों से नहीं खेलते, वो बस अपनी माँ से लिपटे हुए रहते हैं। और जब वो रूम से बाहर चली जाती है तो वो ज़ोर से रोने लगते हैं। यहाँ तक कि उनके लौटने के बाद भी ऐसे बच्चे आसानी से शांत नहीं होते। उनका पूरा ध्यान बस अपनी माँ पर होता है। वो इतना सेफ महसूस नहीं करते और अपनी माँ के साथ चिपके रहते हैं। जो बच्चे सिक्योरली अटैच्ड होते हैं वो सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी ज़रूरतों को समझते हैं। इसलिए ऐसे बच्चे उनके प्यार और अटेंशन को फील कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जानते हैं कि उसकी माँ उसकी मदद करने और उसे आराम पहुंचाने के लिए आएगी। इसलिए ऐसे बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से हर काम बखूबी कर लेते हैं। अगला चैप्टर है इमोशन। अक्सर लोग इमोशंस को खुश होना, दुखी होना और गुस्सा आना तक सीमित कर लेते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं इससे कहीं ज़्यादा गहरी होती हैं। इमोशंस को आमतौर पर बिना शब्दों को यूज़ किए कम्युनिकेट किया जाता है। ये बात करने के टोन, बॉडी लैंग्वेज, आंखों और फेशियल एक्सप्रेशन द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब एक बच्चा किसी नई जगह या सिचुएशन में होता है तो वो अपने पेरेंट्स के चेहरे के एक्सप्रेशन को समझने के लिए गौर से देखता है, ताकि वो ये जान सके कि उसे कैसे रिएक्ट करना है। कॉग्निटिव बायोलॉजिस्ट का मानना है कि इमोशंस एक इंसान के अंदर होते हैं, तो वहीं ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने वालों का मानना है कि इंसान अपने इमोशंस कम्युनिटी या समाज के साथ शेयर करता है। पुराने स्टडीज बताते हैं कि ब्रेन का लिम्बिक रीजन इमोशंस के लिए एक सोर्स का काम करता है, लेकिन हाल ही के स्टडी से पता चलता है कि लिम्बिक रीजन ज़्यादातर मेंटल प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। इसीलिए इमोशंस ब्रेन के कई अलग अलग हिस्सों से आते हैं। असल में इमोशंस रिस्पॉन्स के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला है इनिशियल ओरिएंटेशन, दूसरा है अप्रेजल और अरोजल, और तीसरा है कैटेगोरिकल इमोशंस। इनिशियल ओरिएंटेड वो स्टेज है जिसमें ब्रेन अलर्ट यानी चौकन्ना होने की स्टेज में बदल जाता है। इस स्टेज में पूरी बॉडी और नर्वस सिस्टम में ये मैसेज जाता है कि अभी कुछ इम्पोर्टेंट हो रहा है। इससे इंसान उस घटना या चीज़ के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देता है, लेकिन उसे अब तक ये पता नहीं है कि ये अच्छी बात है या नहीं। इस स्टेज के बाद आता है अप्रेजल और अरोजल। ये स्टेज डिसाइड करता है कि इंसान को किसी घटना या चीज़ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या उससे दूर हो जाना चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंस या कैलकुलेशन के बेसिस पर ब्रेन समझने की कोशिश करता है कि जो इवेंट उसके सामने है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव।
अगर वो इवेंट पॉजिटिव है तो ब्रेन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन अगर वो इवेंट नेगेटिव है तो ब्रेन अलर्ट हो जाता है और पूरी बॉडी में सतर्क रहने के लिए सिग्नल भेजता है। आइए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लीजिए कि एक शर्मीला बच्चा है जो लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता। अब जब वो पहली बार स्कूल जाता है तो वो उसके लिए बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन होता है। उसका ब्रेन अलर्ट हो जाता है, लेकिन अगर पेरेंट्स सपोर्ट और इनकरेज करते हैं तो बच्चा अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाएगा। वो किसी भी नए एक्सपीरियंस को फेस करने से घबराएगा नहीं। तीसरा स्टेज है कैटेगरिकल इमोशन। ये नॉर्मल रिएक्शन होते हैं जैसे खुशी, हैरानी, गुस्सा या डर। पूरी दुनिया में हर कल्चर में ये इमोशन नेचुरल है। अगर कोई इंसान कहता है आई एम फाइन तो उसके टोन और चेहरे के एक्सप्रेशन से समझना आसान होता है कि वो सच बोल रहा है या नहीं। उदासी का एक्सप्रेशन नीचे झुके हुए लिप्स और स्लो बॉडी मूवमेंट होता है। डर के समय मुंह खुला रह जाता है। अब हम बात करेंगे मूड की। अब ये मूड क्या होता है? जब कोई इंसान एक इमोशन को लंबे समय तक पकड़कर बैठ जाता है तो उसे मूड कहते हैं। मूड उसके मेंटल प्रोसेस पर अपना असर डालता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई उदास है या उसका मूड थोड़ा लो है तो वो हर चीज़ के लिए खुद को दोष देने लगता है। वो खुद को एक लूज़र समझ लेता है और उसने ज़िंदगी में जो जो गलतियाँ की हैं उन्हें याद करने लगता है। अगर कोई आदमी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानता तो वो एक जाल में फंस जाता है और हर चीज़ के प्रति उसका नज़रिया नेगेटिव हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में उसमें डिप्रेशन और घबराहट डेवलप होने लगता है। इसलिए इमोशन को कंट्रोल करना और उसमें बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगला चैप्टर है सेल्फ रेगुलेशन। हम अब जानते हैं कि एक डेवलपिंग माइंड ब्रेन और रिलेशनशिप के साथ मिलकर काम करता है। ये एनर्जी और इन्फॉर्मेशन हमारे आसपास के लोगों और दुनिया से आती है। अगर हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम रिजिड हो जाएंगे। जो लोग इमोशनली हेल्दी होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। वो किसी बात पर अड़े नहीं रहते। इस बैलेंस को बनाने के लिए अपनों का सपोर्ट और हमारे ब्रेन के काम करने का तरीका ठीक होने की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने लाइफ में फेलियर एक्सपीरियंस किया है तो उसका मन उदास हो जाता है। अगर उसने अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं किया तो वो रिजिड हो जाएगा। लेकिन जो इमोशन को मैनेज करना सीख जाता है वो किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकता है। अब वो निराश होने के बजाय एक्सरसाइज करने में बिजी हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि इससे टेंशन रिलीज होती है और उसे बेहतर महसूस होगा। वो स्माइल करने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा करने से ब्रेन को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। वो किसी अपने से सपोर्ट भी चाहेगा, क्योंकि वो जानता है कि बातचीत करने से और बातें शेयर करने से उसे बाउंस बैक करने की पावर मिलेगी। इसे सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। अब हम ये सेल्फ रेगुलेशन कैसे सीखते हैं? हम ये सीख कर पैदा नहीं होते। इसे हम अपने पेरेंट्स या हमारी देखभाल करने वाले या किसी अपने से सीखते हैं। एक बच्चा खुद को कंट्रोल करना नहीं जानता, इसलिए भूख लगने पर या अकेले होने पर वो रोने लगता है। उसके ब्रेन में घबराहट के सिग्नल एक्टिव होते हैं। उसके हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर से डर और गुस्सा निकलने लगता है। बच्चे को प्यार करने से उसकी नेगेटिव फीलिंग दूर होने लगती है। शुरुआत में हम इमोशंस को कंट्रोल करने में ब्रेन और रिलेशनशिप के प्रोसेस को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए एक बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है। अब अगर कोई बच्चा उसका खिलौना छीनेगा तो नेचुरली वो अपसेट हो जाएगा। वो बच्चा अपने पेरेंट्स से अटैच्ड नहीं होता, वो दूसरों को चोट पहुंचाएगा नहीं। लेकिन जो बच्चा अपने पेरेंट्स से बहुत जुड़ा हुआ होता है वो मारने के बजाय ठीक से रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसी सिचुएशन में अगर पेरेंट्स बच्चे को शांत करने के लिए और उसे समझाने के लिए मौजूद होंगे कि वो बाद में भी उस खिलौने के साथ खेल सकता है, तो बच्चा जिद पर अड़ने की बजाय खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है। इस तरह एक बच्चा इमोशनली हेल्दी अडल्ट के रूप में बड़ा होता है। वो अपने पेरेंट्स के एब्सेंस में भी अच्छे से सब हैंडल करने लगता है और स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म करता है। अगला चैप्टर है इंटरपर्सनल कनेक्शन। तो पेरेंट्स अपने बच्चे के ब्रेन तक मैसेज कैसे भेजते हैं?
पेरेंट्स बिना कुछ बोले या बिना किसी बातचीत के इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, जो कि फेशियल एक्सप्रेशन, टच, आवाज़ के टोन द्वारा होती है। बच्चे के न्यूरॉन्स का नेटवर्क उस इन्फॉर्मेशन को कैच कर लेता है। ये बिल्कुल एक ईमेल भेजने या रिसीव करने जैसा है। ये मैसेज बच्चे के ब्रेन में अप्रेजल या अरोजल का सिग्नल क्रिएट करते हैं। इस रिपीट पैटर्न की वजह से बच्चा सिक्योरली अटैच, अवॉइडेंट, रेसिस्टेंट या डिसऑर्गेनाइज्ड बनता है। न्यूरोसाइंटिस्ट इस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को MRI या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के माध्यम से स्टडी करते हैं। MRI ट्रैक कर सकता है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा किसी इवेंट या एक्शन के कारण रिएक्ट करता है। इस कम्युनिकेशन को चेक करने का दूसरा मेथड है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। इसमें साइकोलॉजिस्ट पेरेंट्स और बच्चे के पेयर को बच्चे के बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक स्टडी करते हैं। इस स्टडी के द्वारा एक्सपर्ट्स देखते हैं कि अटैचमेंट यानी लगाव बच्चे के लाइफ को कितना इफेक्ट करता है। मिनेसोटा लिंगुइस्टिक स्टडी पेरेंट्स और चिल्ड्रन सक्सेसफुल स्टडी रही है। इस रिसर्च से कई बातें सामने आई। उन्होंने जन्म से लेकर 35 साल तक की उम्र तक के बच्चों की डेवलपमेंट को स्टडी किया। उन्हें ये पता चला कि बच्चे का जैसा रिश्ता अपने पेरेंट्स से होगा, उसका असर उसके दूसरे रिश्तों पर भी पड़ेगा। साइकोलॉजिस्ट ने साबित किया है कि सिक्योरली अटैच्ड बच्चे आसानी से दोस्त बना सकते हैं, ग्रुप में अच्छा परफॉर्म करते हैं और एक लीडर का रोल भी निभा सकते हैं। बड़े होने के बाद ये बच्चे बहुत कोऑपरेटिव होते हैं और लाइफ में इनका एक गोल होता है। इनके रोमांटिक और मैरिड रिलेशनशिप में भी विश्वास और स्टेबिलिटी होती है। जो बच्चे सिक्योरली अटैच्ड नहीं होते वो नेगेटिव तरीके से व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि उनके रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उनमें ट्रस्ट की कमी होती है। जैसे अवॉइडेंट बच्चों को उनके पेरेंट्स अनदेखा करते हैं, इसलिए वो मतलबी और गुस्सेल हो जाते हैं। स्कूल में वो दादागिरी करके दूसरों को परेशान करने लगते हैं। टीचर बच्चों की फैमिली हिस्ट्री नहीं जानते और अनजाने में उसी रिश्ते को स्कूल में दोहराने लगते हैं। टीचर सिक्योरली अटैच बच्चों के साथ ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से पेश आते हैं। ऐसे बच्चों को वो उनकी एज के हिसाब से टास्क देते हैं। उन्हें ऐसे बच्चों से उम्मीदें भी ज़्यादा होती हैं और वो उनके साथ नरमी से पेश आते हैं। वहीं अवॉइडेंट बच्चों की तरफ वो थोड़े कंट्रोलिंग होते हैं। उन्हें डील करने में उनका पेशेंस लेवल कम होता है। टीचर्स को इनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती और वो उन पर गुस्सा भी करते हैं। ऐसे बच्चों के बिहेवियर में प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि अवॉइडेंट बच्चों का व्यवहार खराब होने लगता है। रेसिस्टेंट बच्चों में ज़्यादातर घबराहट और चिंता के डिसऑर्डर डेवलप होने लगते हैं। जिन बच्चों में डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट होती है उनमें बड़े होने के बाद बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी इशू डेवलप हो जाते हैं। हमारे न्यूरल कनेक्शन उस अटैचमेंट को दिखाते हैं जो हमने एक बच्चे के रूप में महसूस किया है। हम इसी कनेक्शन से दुनिया के साथ जुड़ने लगते हैं। एक बच्चे की परवरिश कर उसे बड़ा करना एक चैलेंजिंग काम है। अपने बच्चे या बेटी के साथ आपके एक्सपीरियंस आपको वापस अपने बचपन में ले जाते हैं। हो सकता है कि आप उन्हें उसी तरह बड़ा करेंगे जैसे आपको किया गया था। ज़्यादातर पेरेंट्स का वही नज़रिया होता है जैसे उनके पेरेंट्स का था। आइए एक नन्हे से बच्चे की सिचुएशन को देखते हैं जो टेबल पर रखे लैंप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार परवरिश करने का 4 नज़रिए होते हैं: सिक्योरली अटैच्ड, अवॉइडेंट, रेसिस्टेंट और डिसऑर्गेनाइज्ड। अगर बच्चे के साथ पेरेंट्स अटैच्ड हैं तो बच्चे को टेबल पर चढ़ता हुआ देखकर माँ कहेगी नो और उसे एक प्लेग्राउंड में ले जाएगी जहां वो खुली जगह में ऊपर चढ़ना सीख सके। अगर पेरेंट्स अवॉइडेंट हुए और बच्चे को अनदेखा करते हैं तो वो इस बात को नोटिस नहीं करेंगी कि बच्चा टेबल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। इससे वो लैंप गिर सकता है। अब इस केस में उस बच्चे की मां नाराज होकर अपने बच्चे से पूरे दिन बात नहीं करेगी। अगर मां रेसिस्टेंट हुई तो वो नो चिल्लाएगी और बच्चे को डांटेगी। जब बच्चा रोना शुरू करेगा तब माँ को बुरा लगेगा और वो उसे गले लगा लेगी। उसके बाद वो खुद को बच्चे से दूर कर लेगी क्योंकि वो खुद से निराश होगी। डिसऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप में लैंप नीचे गिर जाएगा। उस बच्चे की माँ गुस्से से लाल होकर उसकी ओर दौड़ती हुई आएगी। वो लैंप उठाकर बच्चे के पैर के पास फेंक देगी और जोर से चिल्लाएगी, ऐसा दोबारा मत करना। आपको क्या लगता है कि बच्चे पर इसका क्या असर होगा?
वो अपने इमोशंस को मैनेज करने के बारे में क्या सीखेगा, दुनिया के साथ उसके किस तरह के रिश्ते होंगे। सिक्योरली अटैच्ड बच्चा अपनी एक्साइटमेंट को हैंडल करना जानता है। उसकी माँ ने नो कहकर उसे एक खुले प्लेग्राउंड में ले जाकर खेलना सिखा दिया। अवॉइडेंट बच्चा अपने पेरेंट्स के इमोशन स्टेट को समझ ही नहीं पाता, इसलिए वो अपने भी इमोशंस को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। वो डिस्कनेक्ट होने लगता है, उसमें खुशी, एक्साइटमेंट, इन सब की कमी होने लगती है। रेसिस्टेंट बच्चा अपने पेरेंट्स के चिंता के एक्सप्रेशन को नोटिस करता है। वो ये भी नोटिस करता है कि उसके पेरेंट्स उसे गले नहीं लगाते, टच नहीं करते और उसकी आंखों में प्यार से नहीं देखते। तो उसे ये मैसेज मिलता है कि उसके पेरेंट्स गुस्से में हैं। उसकी माँ अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए वो भी ऐसा करना सीख जाता है। ऐसे केस में बच्चा अलग होने में से चिंतित और डरने लगता है। डिसऑर्गेनाइज्ड बच्चा अपने पेरेंट्स द्वारा गुस्सा करने या उस पर हाथ उठाने के कारण सहम जाता है। उसके मन में डर बैठ जाता है, उसे सेफ महसूस नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे प्यार नहीं दिया। ऐसे बच्चे कंफ्यूज्ड और भटका हुआ महसूस करते हैं क्योंकि बचपन में उन्हें वो इमोशनल नहीं मिले जो एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत होते हैं। इसलिए बड़े होने के बाद भी वो खुद को अधूरा महसूस करते हैं। दोस्तों, हम पहुंच गए इस समरी के कंक्लूजन तक। तो आपने एक डेवलपिंग माइंड के 3 पहलुओं के बारे में जाना, जो है माइंड, ब्रेन और रिलेशनशिप। माइंड न्यूरल कनेक्शन से बना है, जो ज़्यादातर लाइफ के शुरुआती कनेक्शन से बनता है। आपने मेमोरी और अटैचमेंट के बारे में समझा। आपने इमोशन, सेल्फ रेगुलेशन और इंटरपर्सनल कनेक्शन के बारे में भी जाना। साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट ने ये साबित किया है कि परवरिश करने का एक बेहतर असरदार तरीका जो है अपने बच्चे से एक गहरा कनेक्शन बनाना। इस नज़रिए को अपनाने से बच्चे खुश, सक्षम और डिसिप्लिन बनते हैं। अगर एक बच्चे की इमोशनल फाउंडेशन ही कमज़ोर होगी तो वो बड़ा होकर एक सुलझा हुआ और बैलेंस्ड इंसान कैसे बन पाएगा। बच्चों को दोष देने से पहले हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तो इसका कारण क्या है, खुद से सवाल कीजिए। क्या आप उनकी तकलीफ को समझने के लिए मौजूद हैं? उनकी ज़िंदगी में झांकने से ज़्यादा शायद हमें उनके मन में झांकने की ज़रूरत है कि वहाँ क्या चल रहा है। अगर बच्चे का मन शांत होगा तो वो ना बदतमीजी करेगा और ना गलत काम करने की तरफ उसका मन भटकेगा। आपको उसे विश्वास दिलाना होगा कि आप उस पर भरोसा करते हैं और हमेशा उसके लिए मौजूद हैं। कई पेरेंट्स एक और गलती करते हैं, जो है अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करना। ये सिर्फ आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ता है। उसे लगने लगता है कि जब आप उसे नहीं समझते और उसकी कदर नहीं करते तो बाहर वाले क्या करेंगे। उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि उसमें कुछ कमी है और उसका पोटेंशियल और भी कम होने लगता है। आप जितना अपने बच्चे को समझने की कोशिश करेंगे और उससे खुलकर बातचीत करेंगे, आपका रिश्ता उतना ही गहरा होता जाएगा। आप कैसे पेरेंट्स बनना चाहते हैं? सिक्योरली अटैच्ड, अवॉइडेंट, रेजिस्टेंट या डिसऑर्गेनाइज्ड? ये चॉइस सिर्फ आपकी है। अगर आप खुद को सिक्योरली अटैच्ड बच्चे नहीं थे तो अपने बच्चों के लिए आप इसे बदल सकते हैं। आप इस साइकिल को ब्रेक कर एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। डर, दुख और अकेलेपन को प्यार, खुशी और आशा में बदला जा सकता है। आप थोड़ी कोशिश के द्वारा अपने और अपने बच्चों के डेवलपिंग माइंड को समझकर कितना कुछ बदल सकते हैं। इस समरी में हमें ये भी समझ में आया कि हमारा ब्रेन हर वक्त बदलता रहता है, इसलिए हमारा स्टेट ऑफ माइंड, मेमोरी और एक्सपीरियंस फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो सब भी बदले जा सकते हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगी से नाखुश और दुखी हैं, उनके लिए अब भी उम्मीद की किरण बाकी है। बस उन्हें अपना नज़रिया बदलकर अपनी कुछ आदतें, मूड और रिलेशनशिप का बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने ब्रेन और माइंड को एक नई और पॉजिटिव दिशा में मोड़ सके। तो दोस्तों, ये समरी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको इस समरी से क्या सीखने को मिला, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे आप समरी कौन सी सुनना चाहते हैं, ये भी हमें बता सकते हैं। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए जय हिंद।